उस समय यूरोप में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन देशों के दिल में बारूद भरा पड़ा था। हर देश ताकतवर बनने की होड़ में था। कोई देश अपनी जमीन का विस्तार करना चाह रहा था, तो कोई देश ज्यादा हथियार खरीदकर अपने आप को डाकू गब्बर समझ रहा था। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों यूरोप के बड़े देश थे जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे। इन्हीं दोनों देशों के पास मौजूद था सर्बिया देश, जो आकार में उतना बड़ा नहीं था लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। और ऑस्ट्रिया की नीति उसे पसंद नहीं था, लेकिन आग में घी तब पड़ा जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से सटे देश बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। ये थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड, जो अपनी पत्नी के साथ 28 जून 1914 को सर्बिया घूमने के लिए आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन साबित होगा। एक सर्बियाई युवक जिसका नाम गैवरिलो प्रिंसिप था, वो हाथ में पिस्तौल लिए उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही फ्रांज फर्डिनेंड उसके पास आए, एक गोली चली। और फिर क्या, यहीं से कहानी ने करवट ले ली। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। उस समय सोवियत संघ यानी रूस सर्बिया का साथ देने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देख जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। और फिर क्या, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देश एक एक करके एक दूसरे के साथ युद्ध में कूद पड़े। यानी ये एक देश का झगड़ा अब पूरी दुनिया की लड़ाई बन गया था। हालांकि इस समय अमेरिका एकदम चुप था, क्योंकि उसका कहना था, भाई हमें इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, तुम लोग लड़ो या मरो, लेकिन कहते हैं ना, जब तक अपने पर नहीं पड़ती तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती। जर्मनी ने ब्रिटेन को घेरने के लिए यू बोट पनडुब्बी की नीति अपनाई। इसमें होता यह था, जितने भी जहाज ब्रिटेन के इस हिस्से से होकर जाते थे, उनको जर्मनी की पनडुब्बियां डुबो देती थी। चाहे वह जहाज यात्री हो या मालवाहक, ये किसी को नहीं छोड़ते थे। 7 मई 1915 को एक जहाज जिसका नाम आरएमएस लुसिटानिया था, ये जहाज आयरलैंड के तट पर जर्मनी यू बोट द्वारा डुबो दिया जाता है। और इस घटना में 1198 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल होते हैं। हालांकि अमेरिका इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन 1917 में ब्रिटिश द्वारा जर्मनी का एक टेलीग्राम मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जो कि जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा था, जिसमें मैक्सिको को कहा गया था कि वो जर्मनी के साथ हो जाए, और इसके बाद जो क्षेत्र अमेरिका ने मैक्सिको का हथिया लिया है, उसे जर्मनी वापस दिला देगा। ये मैसेज जब ब्रिटेन ने अमेरिका को सुनाया, तो अमेरिका आग बबूला हो गया और वो इस युद्ध में कूद पड़ा। 4 साल तक खून खराबा होता रहा, और जब 1918 आया, तब जाकर युद्ध रुका। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया को लगा अब कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहला युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जख्म बाकी थे। जर्मनी हार गया था और उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया था। लोग बेरोजगार हो गए थे, देश गरीब हो गया था, और तभी एक नया किरदार सामने आया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाईं और उसे सत्ता दे दी, पर हिटलर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस फिर क्या, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बढ़ चुका था, एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स जिसमें 3 खतरनाक देश शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। एलाइड पावर्स इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। हालांकि पहले विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की कमर टूट चुकी थी, तो वो अब भी युद्ध से दूरी बना रहा था। इधर जापान एशिया के कई देशों को धूल चटा चुका था, जिसमें चीन भी शामिल था, और अमेरिका चीन को सपोर्ट कर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध लगाया था, जो जापान को तेल के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहा था। इसके साथ ही जापान की विस्तारवादी नीति थी। उसे पता था कि अमेरिका की कमर पहले विश्व युद्ध में काफी टूट चुकी है, और अगर कोई उस पर हमला करता है तो अमेरिका को समझौता करना पड़ेगा, और वो तेल पर लगे प्रतिबंध को आसानी से हटवा देगा।
इसके साथ ही उसको एक बात और चुभी जब साल 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर हवाई बेस तक बढ़ाने का आदेश दिया। अब जापान ने सोचा कि ऐसे तो हमारा आतंक ही खत्म हो जाएगा। पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बंदरगाह है, जहां पर युद्धपोत, सबमरीन, फाइटर जेट और नेवी के सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित हवाई का एक द्वीप समूह है जो अमेरिका का हिस्सा है। कैलिफोर्निया से इसकी दूरी 4000 किलोमीटर और जापान से इसकी दूरी 6400 किलोमीटर है। जापान ने सोचा कि अगर यहाँ हमला किया जाए तो अमेरिका को काफी नुकसान होगा और यही सोचकर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को सुबह के 7:55 पर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 353 फाइटर प्लेन, बॉम्बर और टॉर्पीडो प्लेन अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए भेजा। इस हमले में लगभग 2403 अमेरिकी नागरिक और सैनिक मारे गए और करीब 1178 लोग घायल हो गए। अमेरिका के 8 युद्धपोत में से 4 समुद्र में डूब गए और बाकी के 4 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 300 से ज्यादा अमेरिकी विमान नष्ट हो गए। यूएसएस एरिजोना नाम का जहाज, जिसमें अकेले 1177 सैनिक मारे गए। हालांकि जापान के भी 29 विमान नष्ट और 64 सैनिक इसमें मारे गए। इसके बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से वर्ल्ड वॉर 2 में उतर आया। यही हमला जापान की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका की एंट्री के बाद जंग का पूरा नक्शा बदल गया। अमेरिका ने 1941 से 1945 तक जापान से कई लड़ाइयां लड़ी, जैसे बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ ग्वाडलकैनल, बैटल ऑफ आइवो जिमा, बैटल ऑफ ओकिनावा, और इन सब में अमेरिका की जीत भी हुई। लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका युद्ध करते करते थक चुका था, तो उसने इस युद्ध को खत्म करने का परमानेंट सॉल्यूशन खोजा, परमाणु बम। 1945 तक अमेरिका परमाणु बम को बना लिया था और उसके कुछ ही महीने पहले हिटलर ने खुद को ही गोली मार ली थी। तो अब उसका विमान 6 अगस्त 1945 सुबह के 7:30 बजे जापानी रडार सिस्टम ने पूरे शहर में अलार्म बजा दिया। लेकिन वहां के लोग और जापानी एयरफोर्स को ये अलार्म सामान्य सा लगा। इसके बाद सुबह के 8 बज चुके थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं घर में नाश्ता बना रही थीं और पुरुष तैयार होकर बस अपने दफ्तरों की ओर निकलने ही वाले थे। मौसम एकदम शांत था, लेकिन इसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के इतिहास में पहली बार देखा जाना था। स्थान जापान का हिरोशिमा शहर, आबादी 3,50,000। एक अमेरिकी विमान B-29 जिसका नाम इनोला गे था। यह विमान हिरोशिमा शहर के आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। लोगों को यह विमान एकदम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इस विमान के पेट में छुपा था एक ऐसा हथियार जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कल्पना में देखा था। लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। सुबह के 8:15 पर इस विमान के पेट से एक बेलनाकार चीज ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर एक जलती हुई आग के गोले में बदल गया। हजारों लोग एक पल में भाप बन गए। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर रह गई। शहर की इमारतें, सड़कें, पेड़, सब कुछ भस्म हो गया। इसमें लगभग 70 से 80 हजार लोग उसी दिन मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और पशु पक्षी भी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था, जिसे हर कोई देख रहा था। लेकिन इसके आगे जो होने वाला था, वो दृश्य इससे भी भयानक होने वाला था। 9 अगस्त 1945। जापान अभी हिरोशिमा के घावों को समझ भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद दूसरा अमेरिकी विमान आसमान में मंडराने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर था फैट मैन, जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम था। 11:02 पर नागासाकी पर भी आसमानी मौत बरसी। इस बार भी हजारों जानें उसी पल चली गई। दोस्तों, यह सिर्फ 2 शहरों पर बमबारी नहीं थी, बल्कि यह एक सभ्यता को झकझोर देने वाला फैसला था। तो
अब सवाल आता है के कोने में बसा एक छोटा सा देश, इसकी आबादी है सिर्फ 10 लाख। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसेस बना चुकी हैं। जिबूती के छोटे से मैप पर अगर आप नजर डालें तो आपको मिलेंगी अमेरिका की मिलिट्री बेस, और ये पूरी अफ्रीका में अमेरिका की ओनली परमानेंट मिलिट्री बेस है। इसके अलावा यहाँ फ्रांस की 2 मिलिट्री बेस हैं, और फ्रांस के बेस के बिल्कुल पास है जापान की मिलिट्री बेस, जो कि पूरी दुनिया में जापान की एकलौती फॉरेन मिलिट्री बेस है। और वहीं पास में इटली की भी मिलिट्री बेस है। अगर समंदर की तरफ देखें तो फ्रांस की एक बड़ी नेवल बेस भी है, जिसके बगल में जर्मनी और स्पेन के ट्रूप्स के कैंप्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, जहां है चाइना की एक बहुत बड़ी नेवल बेस। और इतना ही नहीं, इंडिया, रशिया और सऊदी अरेबिया भी जिबूती की सरकार से मिलकर यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जिबूती शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ इतनी सारी नेशंस की आर्मी मौजूद है, और वो भी एक साथ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिबूती में? आखिर क्यों दुनिया की सारी बड़ी मिलिट्री पावर्स यहाँ आकर बैठ गई हैं? क्या है इस छोटे से देश की वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जिसने इसे बना दिया है दुनिया का सबसे जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया? चलिए जानते हैं इसका जवाब इस वीडियो में। असल में जिबूती की इतनी इंपॉर्टेंस इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से है। अगर आप मैप में देखें तो जिबूती यमन के बिल्कुल सामने बाब अल मंदेब स्ट्रेट के वेस्ट में बसा हुआ है। बाब अल मंदेब एक पतली सी 28 किलोमीटर की चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया के ज्यादातर समुद्री जहाज इंडियन ओशन को पार करके रेड सी में एंटर करते हैं। फिर ये जहाज सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और वहां से यूरोप पहुंचते हैं। मतलब एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने वाला ये सबसे छोटा और सबसे फास्ट रूट है। और यही वजह है कि ये इलाका इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बन जाता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सप्लाई की। पूरी दुनिया का करीब 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस इसी 28 किलोमीटर की स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और ये सारा तेल और गैस आता है पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ जो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान से घिरा हुआ है। और यही वो रीजन है जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। फैक्ट्स के मुताबिक दुनिया का 50% ऑयल और 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स सिर्फ इन देशों में है। इसलिए पर्शियन गल्फ को 21वीं सदी का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी हब कहा जाता है। अब आप सोचिए, इन कंट्रीज से लोड होकर तेल और गैस भारी भरकम जहाजों में भरकर निकलता है, और वो जहाज इस 20 मील चौड़े चोक पॉइंट को पार करते हुए एशिया के सारे बड़े देशों तक पहुंचते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। 2022 के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप का 20% ऑयल इंपोर्ट और 24% गैस इंपोर्ट इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर आता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये स्ट्रेट बंद हो जाए, चाहे वो वॉर, टेररिज्म या ब्लॉकेड हो, तो पूरा यूरोप एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब सकता है, क्योंकि फिर बचता है सिर्फ एक और रूट, और वो इतना लंबा है कि आपको पूरे अफ्रीका को बाईपास करके यूरोप पहुंचना पड़ेगा। इससे न सिर्फ टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, बल्कि वो रूट डेंजरस भी है, पायरेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से भरा हुआ। मार्च 2021 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब सुएज कैनाल में एवर गिवन नाम का एक बड़ा सा कंटेनर शिप फंस गया था। 6 दिन तक वो वहीं अटका रहा, और इस छोटी सी रुकावट की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को हुआ $9.6 अरब का नुकसान। इस पूरे ट्रेड रूट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के पास दुनिया का करीब 15% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। ये देश एक सच्चा पेट्रो स्टेट है। उसकी 46% जीडीपी और लगभग 80% एक्सपोर्ट इनकम सिर्फ तेल पर डिपेंड करती है। मतलब जो आप वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और अमीरी की चमक दमक देखते हैं, वो सब कुछ इसी तेल की कमाई का नतीजा है। अब सऊदी का ये सारा तेल निकलता है पर्शियन गल्फ से, और वहाँ से दुनिया तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी एक छोटा सा चोक पॉइंट है, सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा। सारे ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स यहीं से गुजरते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इलाका ईरान के कंट्रोल में है, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा राइवल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के सारे अहम आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं, और वो कई बार इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अब अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया तो सीधी सी बात है, सऊदी अरब की इकोनॉमी हिल जाएगी। इसी रिस्क को कम करने के लिए सऊदी ने 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई, जो ईस्टर्न बॉर्डर से तेल लेकर रेड सी तक जाती है। वहाँ से ये तेल सुएज कैनाल क्रॉस करके यूरोप पहुँचता है। लेकिन 2014 में एक नया खतरा सामने आया, येमेन सिविल वॉर।
शिया हाउथिस ने यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और क्योंकि सऊदी सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हाउथिस ने सीधा हमला सऊदी के इंटरेस्ट पर करना शुरू कर दिया। इस पूरे रीजन में हाउथिस ने कई बार उन पाइपलाइंस को उड़ाने की धमकी दी है जो रेड सी से होकर बाब एल मंदेब तक जाती है। तो अब एक तरफ ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर सकता है और दूसरी तरफ यमन के हौथी जो बाब एल मंदेब और पाइपलाइंस को खतरे में डाल सकते हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया अब जिबूती में खुद की मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि इस पूरे रीजन में किसी भी खतरे का जवाब तुरंत और सीधे दे सके। लेकिन बाब एल मंदेब सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही नहीं, अब यूरोप के लिए भी मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन बन चुका है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रूस ने अपनी सारी गैस पाइपलाइंस यूरोप के लिए बंद कर दी। अब इतनी बड़ी गैस सप्लाई के बिना यूरोप को चाहिए था एक ऑल्टरनेटिव, और वो है कतर। कतर एक छोटा सा कंट्री लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स का मालिक है, लेकिन कतर के पास यूरोप तक जाने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है। इसलिए अब वो इन्वेस्ट कर रहा है $1 बिलियन इन LNG टेक्नोलॉजी, गैस को ठंडा करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदलकर जहाजों में भरने के लिए। ये LNG जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंदेब से सुएज कनाल और फिर यूरोप तक पहुंचते हैं। और इसीलिए अब यूरोपियन कंट्रीज भी जिबूती में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना रही हैं ताकि ये रूट किसी भी हालात में सिक्योर रहे। चाइना की लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी स्ट्रेट से होकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक जाती है। मतलब अगर ये रूट सिक्योर ना रहे तो सिर्फ चाइना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा डिस्टर्ब हो सकता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस स्ट्रेट को इसलिए सिक्योर रखना चाहती हैं ताकि उनका सारा ऑयल और गैस सप्लाई बिना किसी इंटरप्शन के यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचता रहे। चाइना के लिए ये रूट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी मेजॉरिटी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर चलती है और यही एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से बाहर जाते हैं। अमेरिका यहाँ अपनी मिलिट्री बेस बनाकर सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने नहीं बैठा, उसका एक ही मकसद है कि कोई दूसरा कंट्री, खासकर चाइना, इस ट्रेड रूट का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ना ले पाए। लेकिन इतने सारे देशों की मिलिट्री प्रेजेंस का सिर्फ एक रीजन नहीं है। ये पूरा रीजन यानी कि बाब एल मंदेब स्ट्रेट के आसपास का इलाका बहुत अनस्टेबल और डेंजरस माना जाता है। एक तरफ है यमन, जहाँ पिछले कई सालों से खूनी सिविल वॉर चल रही है। दूसरी तरफ है अफ्रीकन देश जैसे एरिट्रिया, इथियोपिया और माली, जहाँ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब है। और फिर है सोमालिया, जहाँ के पायरेट्स कई बार बड़े बड़े कंटेनर शिप्स पर अटैक कर चुके हैं। तो ऐसे में सारे बड़े देश इस बात पर अग्री हैं कि इस एरिया में उनकी मिलिट्री बेसेस होनी चाहिए ताकि वर्ल्ड ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसका फ्लो स्मूथ बना रहे। अब सवाल आता है कि इतनी सारी मिलिट्री बेसेस लगाने के लिए जिबूती ही क्यों? तो जवाब बहुत सिंपल है, जिबूती इज स्टेबल। ये अफ्रीकन रीजन में शायद सबसे पीसफुल कंट्री है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे अफ्रीका के लिए एक क्रिटिकल एक्सेस पॉइंट भी है। अगर आप मैप देखें तो जिबूती के बिल्कुल साउथ वेस्ट में है इथियोपिया, जो पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। लेकिन इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी उसके पास समंदर तक कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो चाहे कुछ भी इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट, इथियोपिया पूरी तरह से जिबूती के ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि जिबूती का इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा है। जिबूती एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि कैसे कोई देश अगर सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे तो उसकी जियोग्राफिक लोकेशन उसे कितना अमीर और इम्पोर्टेंट बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट की बात क्यों करता हूँ। तो रीजन ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों देश वर्ल्ड जियोग्राफी के एग्जैक्ट क्रॉस रोड्स पर हैं। ये वो जगह है जहाँ नॉर्थ कनेक्ट्स टू साउथ और ईस्ट कनेक्ट्स टू वेस्ट। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करके चाइना और रशिया को अरेबियन सी तक पहुंचने का रास्ता दे सकता है। इसी तरह इंडिया, अफगानिस्तान और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तक डायरेक्ट ट्रेड रूट दे सकता है। शुरू हुआ ईरान का एक्शन, रण क्षेत्र बनेगा समंदर। ईरान पर अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जो बारूदी विनाशी नहीं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल ईरान ने यूएस से बदला लेने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। दरअसल ईरान पहले ही इस संबंध में ऐलान कर चुका था, लेकिन अमेरिका की युद्ध में एंट्री से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया गया। पर अब ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले लिया है, जिस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई को लेना है। और फैसला लेने से अब वो दूर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से होगा क्या? पहला जवाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति से जान लीजिए।
दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच वो जलमार्ग है जो ईरान के अधिकार क्षेत्र में। इस क्षेत्र से इराक, कुवैत, बहरीन, कतर का क्रूड ऑयल दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। और अगर इस मार्ग को बंद कर दिया जाए तो दुनिया में पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई करने वाले सिर्फ यूएई और सऊदी अरब बचेंगे, जो अकेले दुनिया को आपूर्ति करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इससे दुनिया का 30% हिस्सा ठप हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $77 प्रति बैरल से $110 प्रति बैरल पर पहुंच जाएगी। यही नहीं, तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, साथ ही ऊर्जा का संकट भी पैदा हो जाएगा, जिसका असर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।